हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। दो क्लासेस देखी आपने। पहली क्लास में सीखा ऑल दी बेसिक कंसेप्ट्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कैश फ्लो। आपने सारे कंसेप्ट देखे जिससे कैश फ्लो, जिसपे कैश फ्लो बेस्ड है। सेकंड क्लास में आपने वर्किंग नोट 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है, उसको कंप्यूट कैसे किया जाता है, आपने वो देखा। एक बार के लिए आपको अच्छे से याद होगा, मैं रिपीट फिर भी कर देता हूं। आपने देखा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। तीन तरीके के डिविडेंड ऐड होते हैं सर, प्रपोज्ड, इंटरिम, प्रेफरेंस। फिर ऐड होता है एक और बात, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का इग्नोर। उसके बाद ऐड होता है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, प्लस करते हैं ट्रांसफर टू एनी रिजर्व एक्सेप्ट SPR प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अलावा कोई भी रिजर्व आपको इंक्रीज होता हुआ दिखिए, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड। माइनस करते हैं सर इनकम टैक्स रिफंडेड, लास्ट में आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल आपको आता है प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एबनॉर्मल लॉसेस प्लस एबनॉर्मल गेन, माइनस आपका निकल के आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सर आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट की रहे, 20 की रहे, 22 की रहे, 25 की रहे, आधे घंटे की रहे, इस क्लास का सिर्फ एक मोटिव है, आपको ये कैश फ्लो का फॉर्मेट सिखाना। सारी चीजें आपके लिए लिख के रखी हैं, आप अभी मत लिखना, मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा, ये डिक्टेट करूंगा, आप मेरे साथ साथ लिखते रहना आराम से। लिखना जरूर प्लीज। ये CFO का फॉर्मेट, ये CFI CFF का फॉर्मेट। ऑब्वियसली यार तुम एक पेज में लिख सको तो पूरा इसके नीचे लिख लो, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पे लिखा। मेरी बात सुन लो, पहले सुन लो। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताता हूँ, कैश फ्लो का फॉर्मेट ये आपको याद तो करना पड़ेगा। आपको ये चीजें भैया इतना सारा कैसे याद होगा सर, याद कराने की हेल्प मैं करूंगा, चीजें मैं याद करवाऊंगा। हेल्प कैसे होगी सर, मैं आपको एक चीज का लॉजिक बताऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद आप इसको याद करना। ठीक है सर, इवन बेटर, याद तो करना ही है, समझ के याद करेंगे जल्दी याद होगा। तो सर स्टार्ट करते हैं। बेसिक एकदम, जिसका ध्यान नहीं था अब फोकस कर लो, अब एकदम मेन चीज शुरू हो रही है। अगले 15 से 18 मिनट आपकी नजरें मुझसे और इस बोर्ड से हटने नहीं चाहिए, प्लीज फोकस। चलो सर टॉप पे हम डालते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड। ये आपने पहले भी देखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो AS होता है वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। टॉप पे हेडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3 रिवाइज्ड एज ऑन जो भी डेट गिवन हो, 31 मार्च वगैरह वगैरह जो भी हो। कैसे फॉर्मेट देखो सर, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। अब डिटेल्स अमाउंट सर इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के समय समझाऊंगा, अभी बस फॉर्मेट में चलते हैं। सबसे पहले बनाया जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सर क्या बनाया जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था आपका कैश फ्लो शुरू कहां से होता है, जो आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो। तो देखो सर, पहली चीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला, कहां से पता चला, वर्किंग नोट 1 से, जो आप क्लास 2 में सीख के आए हो। तो आपका क्वेश्चन बेटा शुरू ही कहां से होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। बताओ जी कोई दिक्कत? हर लाइन के बाद दुखता रहूंगा ताकि आप आराम से उस चीज को एब्जॉर्ब करो, समझो, दिमाग में बैठाओ। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड क्या होता है, ये ऐड क्या है सर, ये ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अभी सर क्या होते हैं, देखो मेरी बात सुनना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए जितने जरूरी हैं आपके सिलेबस में, अब सिलेबस में तो देखो सब है, लेकिन जितनी चीजें लिखवाई हैं इनसे आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो जाएगा। कोई भी 6 मार्क है जो CBSE बोर्ड में आएगा, इस फॉर्मेट के बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ ऑन वीडियो, आपको दिख रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। CBSE बोर्ड्स में इस फॉर्मेट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आए इस फॉर्मेट से सॉल्व हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ मत करना। और भी मेरे खुद के भी जो कैश फ्लो के नोट्स हैं उसमें बहुत कुछ दे रखा है मैंने, लेकिन जब यहाँ पे लाइव बच्चों को पढ़ाता हूँ उनको यही टर्म्स याद दिलाता हूँ, याद कराता हूँ जो आपको कराऊंगा। फोकस, अब सुनना ध्यान से। सर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स ऐड होते हैं, पहले तो 4 नाम मेरे साथ सीखो, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट और इंटरेस्ट ऑन लोन। सर शायद मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा, कोई बात नहीं अब लिख देते हैं जी, एक बार हम यहाँ डाल देते हैं यार, थोड़ा तुम समझ जाना, मेरे साथ साथ तुम भी लिख ही रहे हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन नीचे आता थोड़ा, कोई बात नहीं, नीचे यहाँ एंड में, कोई बात नहीं, एक आध चीज रह गई होगी यार, मैं भी इंसान हूं, थोड़ी बहुत हो जाती गलतियां, सॉरी। चलो एक बार वापस से, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आपको 4 मेजर नाम पे फोकस करना है। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा अमोर्टाइजेशन, तीसरा लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, और चौथा आखिरी इंटरेस्ट ऑन लोन। सर ये क्या लिखा है, ये बेटा एडिशनल ऐसी मैंने एक पॉइंट लिख दिया, कोई भी खर्चा राइट ऑफ हो वो यहाँ पे आता है। सर समझ कुछ भी नहीं आया, आपने जो बोला
सुन लिया हमने, समझ कुछ नहीं आया तो समझाने का मेरा काम, मेरे पे फोकस करो। एक बार के लिए चीज मिटा दो, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, कुछ एग्जाम्पल, तुम लोग ये लिखोगे नहीं, तुम बस फोकस करना। आओ बहुत आराम से दिमाग को पहले शांत कर लो, ये चीज समझाए नहीं समझती है, कई लोगों के दिमाग में नहीं घुसेगी, तो प्लीज शांत, फोकस सारा इधर, कुछ भी साथ साथ काम कर रहे हो छोड़ो, सारा फोकस इधर। यार एक बात बताओ, एग्जाम्पल मेरे साथ साथ सुनना समझना। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैं आपसे कहता हूं आपकी जो इनकम्स है बाय इनकम्स वो 10 लाख रुपए की है, करेक्ट है, और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 4 लाख रुपए के हैं, 2 एक्सपेंसेस 4 लाख। तो सिंपल सा एक सवाल है, आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? भैया ये तो आसान सी बात है, 10 में से 4 गए, हमारा नेट प्रॉफिट बच गया 6 लाख रुपए का। बताओ कुछ मुश्किल बोला मैंने, कुछ गलत बोला? नहीं बोला, सिंपल बात है। तो एक सवाल और, मेरा नेट प्रॉफिट 6 लाख है, क्या मेरा कैश फ्लो भी 6 लाख है? बच्चा कहता है इसका थोड़ा मतलब समझाओ। मैं कहा देखो 10 लाख रुपए की इनकम आई, रोकड़ा आया, 4 लाख का खर्चा हो गया, तो मेरे पास 6 लाख जो मेरा नेट प्रॉफिट बचा, वही किसके बराबर भी है? कैश फ्लो के बराबर भी है। कैश का जो फ्लो हुआ, कैश का जो इनफ्लो हुआ, जो पैसा आया, वो भी कितना है? 6 लाख। कुछ गलत नहीं सही, तो बहुत बेसिक सी बात है। क्यों लिया आपने एग्जाम्पल? अभी रुको, एग्जाम्पल 1 ओके, कि भैया जितनी मेरी इनकम, जितने मेरे एक्सपेंसेस, जो मेरा नेट प्रॉफिट बचा, वही मेरा क्या है? कैश फ्लो 6 लाख। सिंपल। डाउट आते हैं। अब देखो, अब चीजों की नॉलेज आपको दूंगा, अब चीजें समझ आएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, फोकस यहाँ पे बनाए रखना प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 2, भाई प्रॉफिट एंड लॉस वही है, इनकम्स आपकी वही है 10 लाख की, एक्सपेंसेस में थोड़ा सा चेंज है, नॉर्मल एक्सपेंसेस आपके 3 लाख के, और एक डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस है 1 लाख का। नेट प्रॉफिट अभी भी कितना? 6 लाख। तो वापस से सेम सवाल, नेट प्रॉफिट 6 लाख का है, क्या कैश फ्लो भी 6 लाख का है? अब बच्चा कहता है अलग क्या है इसमें? मैं कब, ध्यान से मेरी बात सुन बच्चे, फोकस फोकस फोकस, तो इधर ध्यान देना। सर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। यार एक बात बताओ, मैंने 10 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदी, आज की वैल्यू उसकी 9 लाख है, 1 लाख से डेप्रिशिएट हो गई, 1 लाख से वैल्यू कम हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। क्या डेप्रिसिएशन के बदले कुछ पैसा देना पड़ता है? क्या डेप्रिसिएशन के बदले कुछ पैसा मिलता है? नहीं भैया। डेप्रिसिएशन का मतलब है सिंपली आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई। मेरी गाड़ी भैया 10 लाख से 9 लाख हो गई, वैल्यू 1 लाख से गिर गई। ये जो 1 लाख रुपए क्या मेरे पास आए? नहीं भैया, कोई पैसा नहीं आया। क्या 1 लाख किसी को देने पड़ते हैं? नहीं भैया। दूसरा एग्जांपल, आपके पास, आपने एक आईफोन लिया 1 लाख का, अगले साल आईफोन 16 आ गया, तो सर उस 1 लाख की वैल्यू हो गई 80,000। 20,000 से आपके आईफोन की वैल्यू गिर गई। क्या 20,000 रुपए किसी को आप देके आते हो जेब से? नहीं। क्या मिलते हैं? नहीं। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है। कौन सा आइटम है? नॉन कैश, जिसके बदले पैसा नहीं जाता। तो एक बात बताओ, 10 लाख की इनकम कैश में आई, भाई इनकम के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब सारी इनकम कैश में आई है, कैश में 10 लाख की इनकम आई, जेब से 10 लाख में से कितना कैश का खर्चा है? सर कैश का खर्चा तो 3 लाख है सिर्फ। इसका मतलब कैश फ्लो बचना कितना चाहिए? 7। 10 लाख रुपए की इनकम मैंने जेब में डाली, कैश जेब में डाला, लेकिन खर्चा जो कैश में हुआ सिर्फ 3 लाख है। तो कैश फ्लो कितना बचना चाहिए? कितना कैश बचना चाहिए? 7 लाख। मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। तो एक बात बताओ, 6 लाख से 7 लाख जाने पे आप 1 लाख प्लस करोगे या माइनस? सर प्लस करेंगे। इसका मतलब नेट प्रॉफिट में आप डेप्रिसिएशन अगर प्लस करोगे इस केस में, तो आपका कैश फ्लो निकल के आ जाएगा। पॉइंट समझ आया? तो इधर आओ, मेरा क्वेश्चन शुरू होता है नेट प्रॉफिट से, बिल्कुल सही बात है, उसमें मैं नॉन कैश आइटम्स ऐड कर देता हूं ताकि मैं कैश फ्लो तक पहुंच पाऊं, इसलिए कहते हैं प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, आओ एक एग्जांपल लास्ट है बस, उसके बाद आपको चीजों की नॉलेज आ जाएगी, आपको चीजें समझ आने लगेंगी। तो बस एक एग्जांपल और आ जाओ मेरे साथ प्लीज। जिनको पूरा समझ आया वेरी गुड, जिनको नहीं आया एक ट्राई और करते हैं यार, आओ तुम्हें भी क्यों छोड़े, आ जाओ भाई। मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मैंने लिखा बाय इनकम्स, इनकम मेरी 10 लाख की है, ठीक है जी। मेरे जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो हैं 2 लाख के, तो दिक्कत। मेरा डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस है 1.5 लाख का, मेरा लॉस ऑन सेल है 50,000 का, मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 6 लाख। सेम सवाल, नेट प्रॉफिट 6 लाख है, क्या कैश फ्लो भी 6 लाख होगा जी? बताओ जी, बताओ बताओ बताओ। तो आओ जी गेम पे आते हैं। सबको पिछले एग्जांपल से एक चीज पता चली, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, मतलब इसके बदले कैश तो पक्का नहीं जाता। यार चैप्टर की पहली क्लास पहली लाइन मैंने यही बोली थी, कैश फ्लो में आपको सिर्फ कैश से मतलब है, बाकी चीजें भाड़ में जाए, सिर्फ कैश पे फोकस होना चाहिए। तो इधर आओ यार, पहली बात ये कैश का आइटम नहीं है,
अब लॉस कैसे नॉन कैश एक बार आपको समझा देता हूँ। मेरी भैया गाड़ी कहाँ गई मेरी, चलो हट गई, मेरी 9 लाख की गाड़ी थी, 9 लाख की बची थी, मैंने उसको 8.5 लाख रुपए में सेल आउट कर दिया। 9 लाख की गाड़ी चली गई, 8.5 लाख कैश आ गया। 50,000 रुपए का जो मेरे को लॉस हुआ, सिर्फ 50 पे फोकस करना। क्या 50,000 मुझे मिले? मिले। क्या 50 मेरे को जेब से देने पड़े? या 9 लाख की गाड़ी 8.5 में बिकी, 8.5 कैश आया, क्या 50 का कोई आउटफ्लो हुआ पैसे का? नहीं। क्या इनफ्लो हुआ? नहीं। मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, लॉस ऑन सेल आपके लिए नॉन कैश आइटम है, इसके बदले पैसा नहीं जाता जी। वापस आओ फिर, 10 लाख रुपए की इनकम, 10 लाख रुपए का रोकड़ा मैंने जेब में डाला, लेकिन कैश में कितना खर्चा किया भैया? सिर्फ 2 लाख का कैश में खर्चा हुआ। 10 लाख में से 2 लाख रुपए सिर्फ कैश में गए, आपका कैश फ्लो कितना बचना चाहिए? 8 लाख। आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। नेट प्रॉफिट में ये दोनों नॉन कैश आइटम अगर तुम ऐड कर देते हो तो तुम्हारा कैश फ्लो कितना निकल के आ गया? 8। मतलब कैश फ्लो तक जाने तक आपको नॉन कैश आइटम्स क्या करने पड़ते हैं जी? ऐड। तो इधर आओ, नॉन कैश आइटम में क्या क्या है जी? डेप्रिसिएशन है, एनी टेंजिबल एसेट, किसी भी टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होना, किसी भी इनटेंजिबल गुडविल वगैरह, पेटेंट्स वगैरह, इनकी वैल्यू, मेरी गुडविल 1 लाख की थी, मेरे पेटेंट्स 1 लाख के थे, उनकी वैल्यू 80 रह गई, अब 20,000 से वैल्यू कम हो गई, क्या पैसा गया? क्या नहीं गया? ये भी नॉन कैश है, ऐड। लॉस ऑन सेल, ऐड। कोई भी एक्सपेंस ऐसा छोटा मोटा, डिस्काउंट, रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ कुछ आ जाए, ऐड। आएगा नहीं, इसलिए अभी के लिए बता रहा हूं, मैंने लिख दिया था, ये पॉइंट में हटा देता हूं, ये मेरे काम का पॉइंट नहीं है, आपको किसी क्वेश्चन में एज नहीं मिलेगा 6 मार्कर में, तो लो इसकी जगह जो मेरा चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको अपनी जगह दे देते हैं। चले जी, सुनना आप, ये तीनों चीजें आपके लिए कौन से आइटम है जी? नॉन कैश आइटम है। कौन से आइटम है? नॉन कैश। तो इसको हम क्या कर देते हैं? ऐड बैक। अज्यूम्ड आपको लॉजिक समझ आया होगा कि नॉन कैश आइटम को ऐड क्यों किया जाता है। ये रहा लॉजिक। कैश फ्लो एक्चुअल में 8 लाख है ना, आपका नेट प्रॉफिट 6 लाख है, आपका क्वेश्चन नेट प्रॉफिट से शुरू हो रहा है बेटा, तो नेट प्रॉफिट से कैश फ्लो पे जाने के लिए आपको 2 लाख ऐड करना पड़ रहा है, इसलिए हम नॉन कैश आइटम्स को क्या करते हैं जी? इन 3 पॉइंट, सिर्फ कुछ नहीं समझा, कुछ क्या समझाया, क्या खत्म थोड़ी किया, इन 3 पॉइंट्स में कोई डाउट है तो बताओ कि क्यों ऐड होते हैं? बताओ, कोई दिक्कत? भाई देखो, कैश फ्लो इतना डीपली पढ़ा रहा हूं, रीजन एक ही है कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन इसका आना है, अभी करेंटली 6 नंबर का बोर्ड्स में आता है, जो भी सेशन के लिए मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए, इसलिए मेरे लिए जरूरी है आप 6 में से 6 स्कोर करो, तो बेसिक कोर से चीजें उठा रहा हूं, और ना बोल सकता हूं ना यार बाकियों की तरह फॉर्मेट है मारो रट्टा जाओ, नहीं बोल रहा, हर एक चीज समझा रहा हूं, तो मेहनत प्लीज आप भी करना। आओ जी फटाफट आगे चलते हैं, बस आपको सीएफओ समझाना है, सीएफआई सीएफएफ तो 5-5 मिनट में समझ आ जाएगी, जितनी देर लगनी है सीएफओ में लगनी है, तो जरा फोकस पे के साथ रहना मेरे साथ। आओ भाई फॉर्मेट वापस से नीचे आ जाओ, चलो चलें। अच्छा, अब बच्चा ना एक डाउट लेके मन में बैठा है, वो बोल नहीं रहा बच्चा कहता देखो जी, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, समझ गए, ऐड बैक। अमोर्टाइजेशन नॉन कैश है, समझ गए, ऐड बैक। लॉस ऑन सेल भी नॉन कैश है, समझ गए, ऐड बैक। अब भैया सही हो, आपने इतना समझ लिया, आपने सही समझाया, एक बात बताओ भैया, मैं बोल बेटा क्या हुआ, कह रहा है आपने इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों ऐड बैक कर रखा है? एक गधा बच्चा बोलता है नॉन कैश इसलिए किया है। बच्चा कहता कि भैया, दूसरा बच्चा कहता भैया नॉन कैश कैसे? इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है लोन पे जो आप ब्याज देते हो, यार ब्याज तो पक्का कैश में दोगे ना, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन के बदले कैश तो पक्का जाता है, इसका मतलब ये नॉन कैश आइटम तो नहीं है। बहुत तगड़ा लॉजिक है, तो प्लीज मेरे साथ बने रहो, अभी समझाऊंगा, 2 मिनट फोकस, क्लाइमैक्स। इंटरेस्ट ऑन लोन इन तीनों की तरह नहीं है कि नॉन कैश है तो ऐड हो जाए, तो भैया इंटरेस्ट क्यों ऐड कर रहे हो? लॉजिक बताओ, बड़ा लॉजिक खेलते हो, लॉजिक तुम खुद बताओगे, मेरे साथ है ना। मैंने लास्ट क्लास में, सेकंड क्लास में जाते हुए बोला था आपको फर्स्ट क्लास का बेसिक सीएफओ सीएफआई सीएफएफ का डिफरेंस जो कराया था वो आपको आना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। अगर आप करके बैठे हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा वीडियो को अभी रोक दो, जाओ पीछे वो देख के आओ, 5-7 मिनट लगेंगे, उसके बिना आपको कुछ नहीं समझ आएगा भाई, तो जो देख के रखे जिनको याद है वो फोकस करो। यार एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, चुपचाप सुनना, इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? लोन पे ब्याज देना कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? अब बच्चा सोचेगा भैया ब्याज हम क्यों दे रहे हैं? ब्याज इसलिए दे रहे हैं कि हमने डिबेंचर इशू करे होंगे या फिर लोन लिया होगा। डिबेंचर इशू करना या लोन लेना, पैसा अरेंज करना, कौन सी एक्टिविटी का पार्ट था जी? फाइनेंसिंग। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। यहां तक कोई दिक्कत? इन सबको छोड़ दो जो लिखा है, बस मेरे साथ मेरे पे फोकस। सीएफएफ का पार्ट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ गलत तो नहीं कह रहा, पहली बात ओके। दूसरी बात, इंटरेस्ट आप दे रहे हो, पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा जाएगा, मतलब माइनस होगा, तो इधर आना,
ये रही मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये रहा मेरा पॉइंट। कहां है भैया, कहां है भैया, कहां? ये रहा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट ऑन लोन या ओवरड्राफ्ट, कुछ भी हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट कहां पे माइनस होना चाहिए फाइनेंसिंग में। तो देखो ना यार, मैं फाइनेंसिंग में आया, मैंने यहां माइनस किया। बच्चा कह रहा कैसे भटक गया आप तो यहाँ पे थे, अब यहाँ क्यों आए? तो बेटा लॉजिक सुन, इधर आना यार, इधर आओ वापस से। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें जो भी नेट प्रॉफिट आता है, चुपचाप हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ तुम्हारे आगे, ये फॉर्मेट इतना बच्चों वाला नहीं है कि समझ आ जाए, तो मेरे साथ बने रहो। आओ, ये जो भी नेट प्रॉफिट निकलता है, एक बात तो पक्की है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह सब हट चुका है, उसके बाद ये नेट प्रॉफिट आया। कुछ गलत तो नहीं कह रहा? नहीं गलत नहीं कह रहा। तो यही नेट प्रॉफिट से आपने अपना क्वेश्चन भी शुरू किया है, कुछ गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। तो सुनो, एक्चुअल में इंटरेस्ट यहां माइनस होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट को तो यहां माइनस करेंगे। ये तो डबल काउंटिंग हो गई, मतलब नेट प्रॉफिट निकालते समय आप एक बार इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस कर चुके हो। वही नेट प्रॉफिट से आप अपना क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, वो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट हुआ। अगर तुम इंटरेस्ट को वापस से यहां पे माइनस कर दोगे, ये तो डबल काउंट हो गया। तो इसका मतलब हम उसको उसकी सही जगह ले जाके माइनस करेंगे। सही जगह क्या है? फाइनेंसिंग। अगर मैं यहां इसको ऐसे ही रहने देता हूं तो 2 बार माइनस हो गया। सही जगह कैसे लेके जाऊं? तो एक बारी के लिए यहां पे हम इसको क्या कर देते हैं, एड बैक। क्यों एड बैक? 1 लाख का नेट प्रॉफिट है, 10,000 का इंटरेस्ट एक बार ऐड करो, 1,10 तक पहुंच गए, वापस माइनस कर दो 10 यहां पे, वापस 1 लाख आ गया। इसका मतलब 10,000 का ब्याज ऐड, 10,000 का ब्याज वापस से माइनस। आपस में कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ा, काय का इफेक्ट पड़ा? कैश फ्लो। एक बात बताओ, मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख है, यहाँ पे 10,000 का मैंने इंटरेस्ट यहाँ ऐड किया, यहाँ 10,000 मैंने माइनस कर दिया, आएगा तो 1 लाख ही आंसर। क्या फर्क पड़ा? इसका मतलब क्या है, ये नॉन कैश आइटम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ये आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। जहां जाना चाहिए वहां लेके जाओ। कहां जाना चाहिए? फाइनेंसिंग में। तो सर इसलिए इसको उठा के हम इसकी सही जगह कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ले जाके क्या करेंगे, माइनस। अगर मैं यहां भी पड़ा रहने देता, यहां भी माइनस करता, तो डबल काउंटिंग हो जाती। इसलिए मैंने एक बार के लिए उसको बढ़ाया, वापस वहां ले जाके क्या कर दिया, कम। इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ा आंसर में, बस उसकी सही जगह पर वो पहुंच गया। एक और बच्चा कहता भैया थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा कुछ और एग्जांपल दो। इधर आओ, आपको ये 4 पॉइंट हो गए। अब इन 4 पॉइंट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स पे ध्यान देना, चुपचाप सुनना। पहले चलो इन 3 पे देख लो। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तुमसे पूछता हूं, बेसिक नॉलेज तुम्हें आती है? रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड और इंटरेस्ट। रेंट की बात करो सिर्फ, रेंट क्यों आपको मिलेगा? सर जगह हमारी होगी, हमने खरीदी होगी, हमने रेंट पे लगाई होगी। एसेट खरीदना कौन सी एक्टिविटी? कौन सी? इन्वेस्टिंग। एसेट खरीदना इन्वेस्टिंग। तो रेंट मिलना भी कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट क्यों मिला होगा? हमने किसी को लोन दिया होगा, एसेट क्रिएशन, बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव। तीसरा, डिविडेंड क्यों मिल रहा है? भैया मैंने किसी की कंपनी में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, एसेट क्रिएट किया है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब ये तीनों CFI इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। कोई गलत बात बोली तो बताओ, नहीं बोली? अब सुनो, ये सब आपको मिल रहा है तो पैसा आएगा, प्लस होना चाहिए। तो देखो ना यार, इन्वेस्टिंग में तीनों प्लस करके रखे हैं, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव। अब भाई वापस से लॉजिक वही लगेगा यार मेरा तो, जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे उसमें सारी इनकम्स ऑलरेडी एडेड है ना। भाई नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? थोड़ा बहुत तो यार 11th पास आउट करके आयो, थोड़ा सा P&L अकाउंट तो देखा होगा। इनकम्स ऐड होती हैं, खर्चे माइनस होते हैं, नेट प्रॉफिट आता है। अगर ये मेरी इनकम्स हैं, इनको मैंने जोड़ा होगा तभी तो नेट प्रॉफिट आया, और इसी से आपका कैश फ्लो शुरू होता है। अब इसका मतलब इस नेट प्रॉफिट में सारी इनकम्स जुड़ी हुई हैं। आप इनको वापस से यहां पे जोड़ोगे, डबल काउंट होगा ना, पहले से जुड़ी हुई है, वापस जोड़ोगे, हो गया डबल काउंट। तो इसलिए हम टेम्पररीली उसको यहां से माइनस करते हैं, इनको यहां से हटाते हैं। क्यों? अगर मैंने कुछ इनकम्स माइनस कर दी, उसको वापस से कहीं और ऐड कर दिया, इफेक्ट तो नील आउट हो गया, लेकिन वो सही जगह पे पहुंच गए ना। तो भैया ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, मतलब ये CFO के अंदर थोड़ी आती हैं। इनको हटाओ, जो उनकी सही जगह है वहां पे उसको लेके जाओ। इन 3 पॉइंट्स में कोई डाउट? सेम लॉजिक है भैया, डबल काउंट के लिए इसको एक बार के लिए माइनस किया, वहां पे ले जाके ऐड किया, उसकी सही जगह पे जहां पे वो जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट देख लो यार, गेन ऑन सेल। यार एक बात बताओ, मैंने 10,000 की कोई चीज है 12,000 में बेची है, कोई एसेट है ऑब्वियसली 10,000 का जो 12 में बेचा है। यहाँ गुड्स की बात नहीं हो रही है, गुड्स की बात नहीं होगी, एसेट की बात होगी। गेन ऑन सेल ऑफ एनी एसेट है, पढ़ लो, करेक्ट है। अब सुनो, अगर आपने कोई एसेट 10 का 12 में बेचा, 2,000 का गेन हो गया, हो गया। यहाँ पे दिख रहा है प्लस सेल ऑफ एनी एसेट। सेल में तुम कितना अमाउंट लिखने वाले हो? 12,000। 10 थोड़ी लिखोगे, जितना कैश आया प्लस तो कैश हुआ। इसका मतलब
इस प्लस सेल ऑफ एनी एसेट में 10,000 की कॉस्टिंग प्लस 2 का प्रॉफिट दोनों है यार, वापस से डबल काउंट हो गया यार। पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालते समय तुमने यहाँ पे गेन लिखा होगा 2,000 का, लिखा यार किसी भी चीज में फायदा हो नुकसान पी एंड एल अकाउंट में दिखाओगे, बिल्कुल दिखाओगे। इसका मतलब ये गेन 2,000 भी दिखाया होगा, मतलब नेट प्रॉफिट इससे बड़ा हुआ आया होगा। यही नेट प्रॉफिट से आप क्वेश्चन शुरू कर रहे हो। अब अगर तुम यहाँ पे सेल दिखाते हो 12 की, 10 तो ठीक है, 2,000 वापस से डबल काउंट हो गए ना। 2,000 का गेन इधर पहले से जुड़ा हुआ है, 2,000 उधर से तुमने भी जोड़ दिया। आया समझ में? इसलिए भैया हम गेन ऑन सेल को भी यहां से क्या कर देते हैं, माइनस की। तू भैया हट, तू CFI में जा। अब देखो आखिर एक चीज बोलता हूँ, मेहनत कितनी लग रही है तुम देख रहे हो कैश फ्लो में। कैश फ्लो हल्का चैप्टर नहीं है, प्लीज तुम भी मेहनत करो। लास्ट चीज उन बच्चों के लिए जिनको समझ आया, जिन्होंने फोकस किया, उनको आया होगा समझ। नहीं आया तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, फॉर्मेट का आपको रट्टा तो मारना पड़ेगा। रट्टा सबको मारना है, जो समझ के रट्टा मारेगा उसको मजा आएगा, जो बिना समझे रट्टा मारेगा उसको भैया रटना तो यार सबको पड़ेगा। तो प्लीज यहां तक देखो, आपने अभी तक क्या सीखा भैया? हमने ये सीखा नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट 1 जो कल देखा था वो भी हमें याद हो गया। तो उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकला वहां से क्वेश्चन शुरू होता है। हम सबसे पहले ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, 4 नाम, 3 नॉन कैश होते हैं, डेप्री, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल, चौथा इंटरेस्ट ऑन एनी लोन या जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट है उसका इंटरेस्ट ऐड होता है एज एन। क्यों ऐड होता है भैया? क्योंकि भैया ये यहां जाना चाहिए, ये जाना चाहिए फाइनेंसिंग में, तो एज एन नॉन ऑपरेटिंग आइटम उसको ऐड किया जाता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम 4 जो आपको याद रखनी है, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीट और गेन ऑन सेल, ये चारों इन्वेस्टिंग में जाते हैं, इसलिए इसको यहां से माइनस करो। आगे चलते हैं, बस फटाफट चलते जाओ यार। नेट प्रॉफिट में जो आपने सब प्लस माइनस कर दिया, आपका निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इनके जो भी अमाउंट है वो आप इसके अंदर लिखने वाले हो, और जितना अमाउंट आपका टोटल आएगा वो आप बाहर की साइड लिखने वाले हो। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ तक कोई टेंशन? चलें आगे, तो सर आगे आओ। 2 चीजें और है, 2-3 चीजें और है, वो बहुत इजीली समझता। अब देखो नॉर्मली आपको कैसे पढ़ा जाएगा भैया, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। इस प्लस माइनस को बोला जाता है, याद कर लो। क्यों? लॉजिक बताओ, किसको आता है लॉजिक? तुम में से ज्यादा बताना। आता है किसी को भी लॉजिक पता है इस चीज का? पता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है, अच्छा सीख रहे हो आप जहां भी सीख रहे हो। लेकिन अगर लॉजिक नहीं पता, कोई इसका लॉजिक नहीं बताया, तो भाई इसका लॉजिक बहुत सिंपल सा है। एक एग्जांपल से आपको लॉजिक समझा देता हूं, आपको इसका रीजन अपने आप आ जाएगा। मेरी बात सुनना ध्यान से। कौन से एसेट्स की बात हो रही है? पहले ये देखो, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, इस पे फोकस करना है, क्वेश्चन में बाद में काम आएगा। करंट एसेट में मन में बना लो इन्वेंट्री या स्टॉक। करंट एसेट सुनते ही मन में एक बार बना लो इन्वेंट्री, गुड्स, स्टॉक। करंट लायबिलिटी सुनते ही बना लो लोन, कोई भी लोन, छोटा मोटा लोन। सुनना मेरी बात ध्यान से, इधर फोकस प्लीज, फटाफट फोकस। मैं अभी बता रहा हूं, जितनी मेहनत है सीएफओ की मेहनत है, सीएफआई सीएफएम अभी बोलूंगा ना, बोलते बोलते तुम समझ जाओगे हाँ भैया सही कह रहे हो, सारा ठीक है। कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई भी चीज ऊपर नीचे इनमें से कर सकते हो, कोई फॉर्मेट नहीं है सीएफआई सीएफएफ का। सीएफओ का एकदम रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, यहां से शुरू यहां खत्म। जब क्वेश्चन कराऊंगा अपने आप सिखाऊंगा। अभी इधर आओ। हाँ भाई, करंट एसेट में किसका एग्जांपल है? इन्वेंट्री का। सुन, अगर मैं इन्वेंट्री खरीद के लाता हूं तो इन्वेंट्री तो बढ़ेगी, मतलब करंट एसेट बढ़ेगा। अगर मैंने खरीदा है तो पैसा आएगा कि जाएगा? भैया खरीदा है तो पैसा जाएगा। इसका मतलब अगर करंट एसेट बढ़ता है तो पैसा जाता है, चैप्टर तो कैश फ्लो का है। माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट, इन्वेंट्री बढ़ी, पैसा गया। अच्छा, एक बार वापस से भैया सुनो। इन्वेंट्री थी, गुड्स से मैंने बेच दिया, सॉरी, इन्वेंट्री थी, गुड्स से मैंने बेच दिए। जब मैंने गुड्स बेचे तो गुड्स तो जा रहे हैं, करंट एसेट क्या हो रहा है? कम, बदले में पैसा आएगा। तो देखो प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट। करंट एसेट्स के लॉजिक समझ आए? लायबिलिटीज पे आओ। लायबिलिटी में क्या बोला था सोचने को? लोन। अब एक बात बताओ, तुमने लोन लिया, लोन टेकन, लोन लेने से लायबिलिटी तो बढ़ती है, पैसा आता है, तो प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सिंपल गेम यार। अच्छा, लोन चुका दिया, पैसा जाएगा, लायबिलिटी कम होगी, माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो भैया क्यों रट्टा मारना है यार? रटने के लिए बहुत चीजें, रेशियोज के फॉर्मूले या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्यों रट्टा? अगर इसमें तुमने कुछ भी उल्टा रट लिया ना, उल्टा पेपर में हो गया, आंसर गलत आ जाएगा भैया पूरा, कैसे छोड़ सकते हो? इसलिए इसका भी लॉजिक लगाते चलना। खत्म सर। लास्ट चीज पे आते हैं। लास्ट में माइनस होता है इनकम टैक्स पेड प्रीवियस ईयर या प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर। थोड़ा याद दिलाता हूं, आपने जब मेरे से वर्किंग नोट 1 के क्वेश्चंस करे थे, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन ऐसा था बैलेंस शीट में जहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स 2 इयर्स के गिवन थे, एक करंट एक प्रीवियस। देखो कैश फ्लो फॉर्मेटेड है, फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। एक दो चीजें,
ऑलमोस्ट हर चीज का आपको लॉजिक बता रहा हूँ। कई कई चीजों के लॉजिक बहुत बड़े हैं, उतना टाइम नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास, तो उन सब लॉजिक में मत पढ़ना। मेजरली देखो यार, यहां से लेके यहां तक का लॉजिक तो मैं बताया 99% चीजों का, 1% भी बताऊंगा सही टाइम आने पे, इसके जब केसेस कराऊंगा तो अभी थोड़ा वेट करो। क्या सीखना है सर? वर्किंग नोट वन जब आप बनाते हो उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का ऐड होता है, करेक्ट है। अगर प्रीवियस ईयर का है तो वहां यहां से क्या हो जाएगा, माइनस। इनकम टैक्स पेड प्रीवियस ईयर या प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर, ये सीएफओ के एंड से क्या हो जाता है, माइनस। और अब आपका जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा प्लस माइनस करके, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, या फिर नेगेटिव आ रहा है तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपका सीएफओ खत्म। प्लीज फटाफट 1 मिनट के लिए मैं साइड हो रहा हूं, इसको नोट करना, मेरे को पॉज करके पूरा करना चाहो पूरा कर लो, यहां तक करना यहां तक कर लो, उसके बाद मैं आपको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग समझाता हूं। 5-7 मिनट लगेंगे मुश्किल से, खत्म करते हैं क्लास को, फटाफट नोट करो। चले जी, अज्यूम यार पॉज करके आपने नोट किया होगा। क्लास थोड़ी सी लेंथी हो रही तो बस सीएफआई सीएफएफ खत्म करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, और जिस दिन ये वीडियो डलेगी उसके साथ मैं कोई और वीडियो भी नहीं डालूंगा। आप ये आधा घंटा 35 मिनट की क्लास आराम से देखो, कैश फ्लो का फॉर्मेट समझो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। आ जाओ जी सर, सीएफओ अज्यूम्ड आप सबको ओके है। अब चलते हैं जी सीएफआई और सीएफएफ की तरफ। सीएफआई बहुत ईजी है, फॉर्मेट बहुत ईजी है। प्लस करेंगे सेल ऑफ एनी एसेट, कोई एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा, तो भैया प्लस सेल ऑफ एनी एसेट, ठीक है जी। और साथ साथ अगर एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो माइनस परचेज ऑफ एनी एसेट। अब मैंने एनसीए क्या लिखा है, एनसीए मतलब है बेटा नॉन करेंट एसेट। ये बातें जो हैं ये सिर्फ नॉन करेंट एसेट के लिए हो रही हैं। ऐसा क्यों भैया, करंट एसेट का सारा काम तो हमने यही कर दिया। देखो करंट एसेट का इंक्रीज डिक्रीज वो सब हमने यहाँ पे कर दिया, तो करंट एसेट तो यहाँ पे बुक हो चुके हैं। क्या किसका ट्रीटमेंट रह गया, नॉन करेंट एसेट का। तो परचेज एंड सेल ऑफ एनी एसेट में क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट आएगा, इसको याद रखना। डाउट? चले 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 चलो। 3 इनकम जो यहां से हटवाई थी वही वहां पे ऐड, रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव, क्योंकि सीएफआई का पार्ट होता है, पैसा आएगा प्लस करेंगे, यही काम है आपका, क्या निकल जाएगा, सीएफआई, बस खत्म। अब इसके अंदर कुछ अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, वो जब सीएफआई प्रॉपर्ली क्वेश्चंस करेंगे तब बताऊंगा। फॉर्मेट तो यही है, फॉर्मेट इतना ही है सीएफआई का जितना मैंने आपको बताया। आपका पॉजिटिव आए तो कैश फ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आए तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डाउट नहीं होगा यार, क्या ही होगा, उसी दिन कराया था, सेम चीज वही है जो फर्स्ट क्लास में डिफरेंस बताया था। चले जी आखिरी पे आते हैं जी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर फाइनेंसिंग का मतलब आपको पता है, पैसा अरेंज करना, पैसा उठाना। तो एक बात बताओ, कंपनी के पास सोर्सेस क्या होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर, इनसे पैसा आता है प्लस। अब देखो आपको एक चीज पता है, शेयर्स कैन ओनली बी इशूड एट प्रीमियम बट कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तो यही लिखा है यार। अगर एसपीआर, यार मैंने 1 लाख के शेयर्स 1/10 में बेचे, मतलब 10,000 का प्रीमियम हो गया, बिल्कुल हो गया, 10 का प्रीमियम हो गया ना, तो 10,000 एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है, तभी लिखा है प्लस एसपीआर। अगर 1 लाख के ऊपर भी कुछ पैसा आता है तो कैश का इनफ्लो तो हो रहा है ना भाई, तो प्लस करो एसपीआर। मान लो 1 लाख के डिबेंचर है, 20,000 के डिस्काउंट पे बेचे, 80 में बेचे, तो तभी लिखा है माइनस डिस्काउंट, आया तो पैसा 80 ही, तो सिर्फ दिखाओगे कितना, 80, सिंपल। लोन लोगे, लोन लेना, पैसा अरेंज करना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पैसा आएगा प्लस। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, बैंक से एक्स्ट्रा पैसा उठा रखा है। भैया ओवरड्राफ्ट क्या होता है, 50,000 का मैंने लोन लेके रखा है, सॉरी 50,000 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में पहले से पड़े हुए हैं। अब बिजनेसमैन को एक करंट अकाउंट की फैसिलिटी मिलती है, आप 50 से एक्स्ट्रा विड्रॉ भी कर सकते हो। मैंने 70,000 रुपए बैंक से निकाल लिए, यार बैंक में 50 थे, 70 निकाल लिए, मतलब बैंक बैलेंस मेरा नेगेटिव में 20 है, मतलब मैं ओ करता हूं बैंक को, मुझे पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा 20। कुछ भी हो, लाइबिलिटी वाइबिलिटी ठीक है, मैंने एक बार के लिए पैसा अरेंज कराना, पैसा मिला ना मुझे 20 एक्स्ट्रा, इसका मतलब है इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट्स यहाँ पे क्या होते हैं, प्लस। ये सिर्फ 4 पॉइंट्स पे फोकस करो, बाकी सारे पॉइंटर्स, ऑलमोस्ट सारे पॉइंटर्स ऐसे आ जाएंगे। हैं कैसे आ जाएंगे, 4 याद करें सारे आ जाएंगे। अरे आओ यार मेरे साथ, इशू किए शेयर्स, तो जब पैसा वापस से दोगे, इशू डिबेंचर्स शेयर करे, पैसा लौटाओगे, इसको कहते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम नहीं हो सकते, वो जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी चुकाया जाता है उसका पैसा। डिबेंचर्स हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स माइनस, क्योंकि पैसा जाएगा। ओ डिबेंचर्स का चैप्टर पढ़ा है, मेसी पढ़ा था। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड एट पार एंड प्रीमियम। तो प्रीमियम में लॉस ऑन इश्यू और पीओआर आता है। यार मैंने 100 रुपए का तुमसे लोन लिया, मैं 105 चुका रहा हूं,
100 तो जा ही रहे हैं डिबेंचर के, 5 एक्स्ट्रा भी तो जा रहा है, पैसा तो जेब से जाएगा ना। क्यों जा रहा है? क्योंकि पहले पैसा उठाया था। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। तो देखो ना, माइनस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, चाहे वो प्रेफरेंस पे हो चाहे वो डिबेंचर्स पे हो। डाउट? आ गया हूं। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब यार डिविडेंड पेड, कोई भी 3 डिविडेंड होते थे, कौन से? सपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, उसको दूसरा नाम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड और आपका कौन सा? प्रेफरेंस डिविडेंड। जो 3 डिविडेंड वर्किंग नोट 1 में ऐड होते थे वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? माइनस। अरे भैया ऐड क्यों कर रहे हैं? तब भी उस दिन लॉजिक नहीं बता सकता था, आज समझ आया भैया। एक्चुअल में तो फाइनेंसिंग का पार्ट है, पैसा जा रहा है, सही है, माइनस करो, लेकिन कहां पे करो? फाइनेंसिंग में। अगर वहां पे भी माइनस रहने देता, यहाँ पे भी माइनस करता, डबल काउंटिंग हो जाती ना रे बाबा। तो भैया वहां से एक बार के लिए मैंने इसमें ऐड किया, वही सेम डिविडेंड्स यहाँ पे क्या हो गए? माइनस हो गए जी। कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट पेड यहाँ पे ऐड किया था, इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। प्रेफरेंस, इंटरिम डिविडेंड, ये देख लो इंटरेस्ट। अब सर इंटरेस्ट कैसे आया? इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है? सर डिबेंचर्स पे और लोन पे या ओवरड्राफ्ट पे, इस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, बैंक ड्राफ्ट हो, ओवरड्राफ्ट हो या कोई कैश क्रेडिट, किसी पे भी ब्याज देना पड़े, पैसा अरेंज किया तभी तो ब्याज देना पड़ रहा है, पैसा जाएगा माइनस इंटरेस्ट पेड। कहां गया यार? ये रहा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या किसी भी चीज पे इंटरेस्ट पेड माइनस। कोई दिक्कत? अच्छा, लोन लिया था, लोन वापस चुकाओगे भी तो सही, लोन दी पेड। बैंक ओवरड्राफ्ट लिया था ना, बढ़ रहा था क्योंकि ओवरड्राफ्ट बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, जब चुका दोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? कम। चुकाओगे तो पैसा जाएगा, माइनस डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। बताओ यार, यहां तक के पॉइंट्स तो मतलब ऐसे थे कि आपने ये 4 याद कर लिए, ये सिर्फ इनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि आपने पैसा उठाया, उसके बदले क्या क्या हो रहा है आपके साथ, बस सिंपल। आगे हो यार। अंडरराइटिंग कमीशन पे आता हूं। यार आपको पता होगा शेयर्स की थ्योरी आपने अगर पढ़ी है, शेयर्स में एक चीज होती है, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% मीट करना पड़ता है। मतलब 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हो, 90,000 शेयर्स कम से कम बिकने चाहिए, तभी आपका इशू सक्सेसफुल रहेगा, वरना इशू फेल हो जाएगा। इसका मतलब ये है, इशू फेल नहीं होना चाहिए, थू थू हो जाएगी भाई मार्केट में। तो हम कुछ लोगों को हायर करते हैं कि इधर आओ, ये पकड़ो हमारे शेयर्स, जाके बेचो, सारे लोगों को चिपकाओ, बेचो। हम तो नहीं बेच पा रहे हैं, लोगों को पकड़ो और बेचो। ऐसे बैंकर्स को हम हायर करते हैं जो आगे जाके हमारे शेयर्स बेचते हैं। फ्री में वो काम करेंगे? नहीं करेंगे। इसके मतलब कुछ कमीशन, कुछ पैसा तो लेंगे। इसी को हम अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं। ये लोग जो होते हैं अंडरराइटर्स होते हैं। तो अंडरराइटिंग कमीशन क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि शेयर्स बिकवाने हैं। शेयर्स क्यों बेचने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर इशू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैसा अरेंज करना है। तो भैया अंडरराइटिंग कमीशन भी किसका पार्ट हो गया जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। आपने अपनी बीएसटी में पढ़ा होगा फ्लोटेशन कॉस्ट। जब भी आप शेयर इशू करते हो, आईपीओ लाते हो, एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है जिसमें कंपनी के बारे में सब लिखा होता है। कंपनी ऐसा काम करेगी, ऐसे पैसे कमाएगी, ताकि तभी तो इन्वेस्ट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट, कहां गया ये वाला, देख लो पहले, फ्लोटेशन कॉस्ट या शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी इसलिए करते हो ताकि आप पैसा अरेंज कर पाओ। फाइनेंसिंग का पार्ट लास्ट, बायबैक। क्या होता है बायबैक? देखो, हम जनता से अपने खुद के शेयर्स, खुद के डिबेंचर्स खरीद लेते हैं, इसको बायबैक कहते हैं। अब इसका टॉपिक बहुत लंबा है, कभी डीप में समझाऊंगा, अभी लेट हो रही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो सिंपल मतलब समझते हैं, जब आप जनता से पैसा लेते हो, बदले में शेयर डिबेंचर देते हो, इसको इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर कहते हैं। जब उसी जनता से आप अपने शेयर डिबेंचर वापस खरीद लेते हो, इसको बायबैक कहते हैं। आप कुछ खरीदा है तो वापस से क्या देना पड़ेगा उनको? पैसा देना पड़ेगा, पैसा जाएगा तो माइनस करते हैं बायबैक ऑफ ओन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। सर इतना सब कुछ तो ऑब्वियसली सीएफएफ में नहीं आता, बहुत कम चीजें आती है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव फॉर्मेट है। इसमें 2-4 चीजें, रियल लाइफ में तो और बहुत चीजें ऐड हो सकती हैं, तुम्हारे सिलेबस में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। आप इन सब का टोटल लोगे, आपका आ जाएगा पॉजिटिव आए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेगेटिव आए कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फॉर्मेट खत्म, क्लास खत्म कर रहा हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरा गला थोड़ा खराब है, आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हो तो प्लीज संभाल लेना यार। चिल्ला चिल्ला के तब भी पढ़ा है कि आपको चीजें समझ आए, थोड़ा सा देख लेना उसको। तीनों के फॉर्मेट हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, लो हाथ जोड़ रहा हूं, इसको याद करना। याद करने से पहले समझना, समझ ना आए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में सीधा क्वेश्चन लाऊंगा। एक क्लास सीएफओ के क्वेश्चन में डिनोट करूंगा, एक सीएफआई, एक सीएफएफ, और 2 से 3 क्लासेस बड़े वाले क्वेश्चंस पे जिसमें तीनों आते हैं। तो मतलब 5-6 क्लासेस और आएंगी आपके पास। तो सर प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मेट यूज कर लेना, ये फॉर्मेट याद कर लेना, ये फॉर्मेट अच्छे से कॉपी में लिख लेना, और प्लीज इसको यहाँ पे चिपका लेना। इसके बाद इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकते। अज्यूम आपको आज की क्लास थोड़ी समझ आई होगी, अच्छे से इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ तो अलग फील हुआ होगा। जो बाकी करा रहे मैं करा रहा हूँ, फर्क यही है कि मैं चीजों को समझाने पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूँ।
क्लास भले ही लेंदी हो गई हो तो टेंशन क्यों ले रहे हो, और कोई वीडियो नहीं डालेगी, आज का सिर्फ एक वीडियो रहेगी। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।